A block of mass 10 kilogram is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? ठीक है, अब लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है? द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन मूव ना करे. ठीक है ना. अब अगर डाउन द इंक्लाइन मूव ना करे और उसको रोकने से, मतलब इसको नीचे जाने से रोकने के लिए ये आप मिनिमम फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन. समझ में आ रही बात? क्योंकि याद रखना, आप इसको जितना कम करोगे उतना ज़्यादा इसका नीचे आने का चांस बढ़ते जाएगा. ठीक है, अपवर्ड फोर्स को जितना कम करोगे उतना ज़्यादा इसका नीचे आने का चांस बढ़ते जाएगा. ठीक है ना. तो अपवर्ड फोर्स को बढ़ा बढ़ा के सिर्फ उतना ही ज़्यादा रख रहे हो सच दैट ये नीचे आने से जस्ट रुक जाए. इसका मतलब क्या है? ये ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउन है. ठीक है ना. तो जब ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा है, इसका मतलब है दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउन. ठीक है ना. तो इस डायरेक्शन में जाने का ऑन वर्ज, ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउनवर्ड. ठीक है ना. अब अगर ये ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउनवर्ड है या ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन. ठीक है ना. तो अगर ये डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने का इसका मतलब टेंडेंसी है अभी, तो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा. ठीक है, समझ में आई बात? बस बाकी फोर्सेस को बैलेंस करो. तो यहाँ पे और क्या लग रहा होगा? एम जी साइन थीटा. ठीक है. और एम जी कॉस 45. ठीक है. एम जी को तोड़ दिए, 3 न्यूटन तो पहले से लग रहा है और इस तरफ नॉर्मल. ठीक है. अभी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो करो हर डायरेक्शन में. तो इस जैसे अलोंग द इंक्लाइन करेंगे तो पी का वैल्यू, अप द इंक्लाइन फोर्स कितना है? पी. डाउन द इंक्लाइन कितना है? एम जी साइन 45 प्लस 3. ठीक है, ये दोनों डाउन द इंक्लाइन है, ये अप द इंक्लाइन. ठीक है ना. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देखेंगे तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस 45, ये हुआ. ठीक है, नॉर्मल का इसके बराबर हो गया. ठीक है. और यहाँ पे सॉरी पी प्लस एफ एस मैक्स भी था, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसी को भूल गया मैं. ठीक है. तो बस अब नॉर्मल और एफ एस मैक्स का क्या रिलेशन होता है? एफ एक्स मैक्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल. ठीक है. एफ एस मैक्स के लिए म्यू टाइम्स नॉर्मल लिखेंगे. नॉर्मल का वैल्यू है एम जी बाय रूट 2, एम जी बाय रूट 2 प्लस 3. ठीक है. तो आपको पी का वैल्यू चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा. म्यू का वैल्यू कितना है? 0.6. तो म्यू को 0.6 लिख दिया अगर, तो पी के वैल्यू हमें मिलेगा 3 प्लस 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 एम जी बाय रूट 2 विच इज़ 3 प्लस ये जी 10 है तो यानी 4 इंटू मास यानी 40 बाय रूट 2. ठीक है. 40 बाय रूट 2 अराउंड 30 के आसपास आएगा. तो 33 के आसपास आ रहा है ये, है ना. 33 के आसपास. ऑप्शन कौन सा है? 32 है. ठीक है. नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो कि फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन या एनएलएम से रिलेटेड है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. A block kept on a rough inclined plane as shown in figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton down the incline. ठीक है. मतलब क्या है? अगर इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन हम लोग 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब ये रेस्ट पे रह पा रहा है. मतलब इससे ज़्यादा लगाएंगे तो मूव करने लगेगा. ठीक है ना. तो जब 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन लगा रहे हो और मैक्सिमम है, मतलब 2 से ज़्यादा लगाएंगे तो डाउन द इंक्लाइन चलने लगेगा. यानी 2 न्यूटन जब लगा रहे होंगे देन इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन. ठीक है. तो जब 2 न्यूटन लगा रहे हैं ब्लॉक पे देन इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन. ठीक है ना. तो 2 न्यूटन केस में स्लिपिंग डाउन ऑन वर्ज, जस्ट नीचे स्लिप करने वाला है. ठीक है. कर नहीं रहा है लेकिन स्लिप करने वाला है ना. ठीक है. अब मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन. और यही चीज़ उल्टी डायरेक्शन के लिए 10 न्यूटन है. मतलब क्या है? अगर ऊपर का तरफ 10 लगा रहे, ये मैक्सिमम है, तो तब तक ये स्लिप नहीं कर रहा अपवर्ड. ठीक है ना. तो दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग अपवर्ड. ठीक है. ओके. तो इन दोनों लाइन का मतलब ये है कि नीचे के डायरेक्शन में मैक्सिमम 2 न्यूटन लगा सकते हैं ताकि एक नीचे ना जाए, और ऊपर के डायरेक्शन में मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग अप. ठीक है. टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग डाउन मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं. ठीक है. वही बोला है ना, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन. हाँ, मैक्सिमम 10 लगा सकते, डज नॉट मूव द ब्लॉक. ठीक है ना. तो मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं. और यहाँ पे
मैक्सिमम 2 लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। ब्लॉक का मास दिया हुआ नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस लिखे तो यहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। और क्या क्या लगेगा यहाँ पे, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, और नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोर्सेस बैलेंस करें तो डाउन द इंक्लाइन है 2 प्लस एम जी साइन थीटा, और अप द इंक्लाइन है एफ एस मैक्स, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और एफ एस मैक्स में क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस थीटा। तो 2 प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बाकी फोर्सेस को ड्रॉ करें तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और स्लिपिंग अप है का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा, और ऑन द वर्ज है तो मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। और नॉर्मल अप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से फोर्सेस बैलेंस करो तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स इक्वल टू 10, ठीक है। इन दोनों का सम इक्वल टू 10, और एफ एस मैक्स क्या होता है, एफ एस मैक्स होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल कितना है, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल है आपका एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर एम जी को कॉमन ले ले तो आपको इतना दिखेगा, एम जी को कॉमन लेंगे तो, ठीक है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा 10, ठीक है। और यहाँ से अगर एम जी को एक तरफ भेज दे तो 2 इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लो, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एम जी तो हमें नहीं चाहिए, हमें म्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे अगर कॉस थीटा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, टैन थीटा प्लस म्यू, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो दिस बाय कॉस थीटा तो है वाले से, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, म्यू माइनस टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टैन थीटा प्लस म्यू इक्वल टू 5 म्यू माइनस 5 टैन थीटा, और यही है ना, 6 टैन थीटा इक्वल टू 4 म्यू, ठीक है। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना, म्यू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस, ठीक है, देख लेंगे। तो इतना आया, और यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 6/4 टैन थीटा, ठीक है। म्यू का वैल्यू 6/4 टैन थीटा, तो म्यू का वैल्यू अपने पास आया है 6/4 इंटू टैन थीटा, थीटा कितना है 30 है, ठीक है। 6/4 मतलब 3/2, और 30 डिग्री मतलब 1/√3, मतलब √3/2, ऑप्शन ए, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, तरीका यही है ना। मतलब क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को समझ में आना चाहिए किस डायरेक्शन में स्लिप करने का, उसका ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग इन विच डायरेक्शन है वो पता करना है। एक बार वो पता चल गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ एस मैक्स लगा दो, ठीक है ना। तो ये लाइन पढ़ के पता चल रहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम इतना लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड स्लिप करने लगेगा, तो इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अपवर्ड लगेगा, और एक्चुअली में स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। वह सेकेंड स्टेटमेंट मतलब सेकेंड वाले केस में पढ़ के पता चल रहा है कि मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स इतना लगा सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा लगाएंगे तो स्लिप अपवर्ड करने लगेगा, ठीक है ना। तो यानी इतने पे भी वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग अप है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए जो जेईई में 2019 में आया है। Two blocks A and B of masses 1 kg and 3 kg are kept on the table as shown. The coefficient of friction between A and B is 0.2, तो A और B के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, और between B and table surface भी 0.2 है। तो maximum force that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over block B। तो क्वेश्चन में बोल दिया है लास्ट लाइन में कि ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, मतलब दोनों एक साथ चल रहे होंगे, ठीक है। एक साथ चल रहे होंगे तो सिस्टम ले सकते हैं, एंड अगर इस पूरे को सिस्टम ले एक, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ क्या लगेगा, टेबल के कारण फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू टेबल, ठीक है। और वो मैक्सिमम ही लगेगा ऑफ कोर्स, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि चल रहा है इस तरफ एक्सीलरेशन से, है ना, पूरा सिस्टम। तो इसके ऊपर सिस्टम पे न्यूटन्स तो लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ माइनस फ्रिक्शन बाय टेबल
इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम विच इज 3 + 1 4 इंटू एक्सेलरेशन। इतना आया, ठीक है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बाय टेबल जो है काइनेटिक होगा, है ना, क्योंकि ये चल रहा आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो हमें पता है म्यू टाइम्स म्यू के और म्यू एस सेम होगा क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कितना लग रहा होगा इस सिस्टम पे बाय टेबल, इस पूरे सिस्टम का वेट के बराबर, विच इज 4 kg 4g, ठीक है। तो एफ का वैल्यू वही म्यू इंटू एन कर दिए यहाँ पे, नॉर्मल जो टेबल लगा रहा होगा सिस्टम पे, दैट इज इक्वल टू 4g, ठीक है, इट्स इक्वल टू 4a। तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कितना 8, तो f इज इक्वल टू 4a प्लस 8, ठीक है, इतना आया। अगर क्वेश्चन पढ़ो तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, तो इक्वेशन तो हमें मिल गया, इसको दिख रहा है हमें कि f को मैक्सिमाइज करने के लिए a को मैक्सिमाइज करना होगा। अब क्या आप a का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो? नहीं, a का मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करना होगा। a का मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू कितना भी ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक कंडीशन है अपने पास कि a और b एक साथ चल रहे हो, a डज नॉट स्लिप ऑन b, a डज नॉट स्लाइड ओवर b, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो सिस्टम ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा, लेकिन क्या पता a और b के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे, मतलब आप f को बढ़ाओगे तो याद रखना आप b को खींच रहे हो, ठीक है ना, वो तो b a को साथ में लेते जा रहा है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। लेकिन अगर आप b को बहुत कस के खींच दोगे तो a साथ में नहीं जा पाएगा, a पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो a का एक्सेलरेशन का एक अपर लिमिट है, और अगर इन दोनों को एक साथ चलाना है तब b का भी एक्सेलरेशन उस अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो a का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 हो सकता है, मान लो इस केस में, तो b का भी एक्सेलरेशन हम लोग को 10 देना पड़ेगा, तब दोनों एक साथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप b को 12 से चलाओगे और a का मैक्सिमम 10 एक्सेलरेशन 10 हो सकता है, तो b 12 से चलेगा, a 10 से चलेगा, तो इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि इनके बीच में स्लिपिंग हो, ठीक है। तो जो a का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वही हम लोग b के लिए डालेंगे ताकि स्लिपिंग ना हो, है ना। वैसे बोलना जाए तो b के लिए कितना भी एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा f को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा b चलेगा, लेकिन ये कंडीशन के कारण स्लाइड नहीं करवाना है तो हम लोग f को बढ़ा नहीं सकते हमेशा के लिए, ठीक है। मतलब f का वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज इन दोनों में स्लिपिंग होने लगे, है ना। तो अब a पे एक कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है, तो a का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अलग से, ठीक है। अगर आप a को देखोगे तो a पे याद रखना आप b को इस तरफ खींच रहे हो, ठीक है ना, तो a के रिस्पेक्ट में b राइट जा रहा है, तो a b पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगाएगा, और क्योंकि a b पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगा रहा है तो b a पे फ्रिक्शन राइट लगाएगा, तो फ्रिक्शन a पे राइट की तरफ लगेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन टेबल जो लगा रहा हो तो b पे लगा रहा था, वो तो सिस्टम जब लिए थे इसको तब देख रहे थे, अभी सिर्फ a को देख रहे, a पे टेबल फ्रिक्शन लगा सकते, a पे सिर्फ b फ्रिक्शन लगा सकते, ठीक है। बस a पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स है, और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल n1 नाम देते, और mg, a का मास कितना था 1 था ना, 1, ठीक है। तो a का एक्सेलरेशन तो हम लोग यही मानेंगे, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन वही a का एक्सेलरेशन है, तभी ना स्लाइडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग न्यूटन से लिखेंगे तो F इक्वल टू मास ऑफ a विच इज़ 1 इंटू a, और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू इतना आ गया। अब आपको a को मैक्सिमाइज करना है, तो यहीं से आपको दिख रहा है a का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू टाइम्स n, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करो म्यू जी, ठीक है। म्यू का वैल्यू क्या है ए और बी के बीच का, 0.2 ही है ना, हाँ। तो 0.2 इंटू 10, तो 2 8 8 16, ठीक है। तो 16 न्यूटन आंसर होगा। अब नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो कि एनएलएम से रिलेटेड है, जब मैं एनएलएम बोल रहा हूँ तो फ्रिक्शन सर्कुलर सब उसमें है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane। तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है, मतलब किसी वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग है। बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर, ठीक है। एक बीड कैन स्लाइड स्मूथली मतलब बीड जो है विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकता है वायर पे। व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग, अभी सर्कल को ही आप रोटेट कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है, मतलब अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है ना, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। ओमेगा से अगर रोटेट कर रहे हो अबाउट वर्टिकल डायमीटर, द बीड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग एट पोजीशन पी, तो बीड जो है पॉइंट पी पे रेस्ट पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है, अगर यहाँ पे जो बीड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है,
तो बीड के कॉन्टैक्ट में सिर्फ सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वायर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ब्लैक ब्लैक है तो पता नहीं चल रहा है, तो कुछ अलग इंक यूज़ कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऑन द बीड, ठीक है। और क्या लगेगा, एम लगेगा, है ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये r/2 है, मतलब सिमेट्री से ये भी r/2 है, ठीक है। अब ये तो टोटल r है, ये अगर थीटा है तो r cos थीटा r/2 है, r cos थीटा r/2 है, इसका मतलब cos थीटा हाफ है, इसका मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आप नॉर्मल को तोड़ो दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे n cos 60 आएगा, यहाँ पे n sin 60 आएगा, ठीक है। cos ही लिखते हैं अभी, n cos 60 और n sin 60, ठीक है। n को तोड़ दिया और mg तो इस तरफ है। याद रखना ये बीड जिस सर्कल में चल रहा है वो सर्कल ये है, बीड इस सर्कल में चल रहा है, ठीक है। सर्कल का सेंटर यानी ये हुआ, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर ये है ना, बीड जिस सर्कल में चल रहा है उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो वही न्यूटन सेकेंड लॉ टुवर्ड सेंटर लगाते हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, रेडियस सर्कुलर मोशन कितना r/2, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में लगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये बीड मूव नहीं कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो n sin 60 इक्वल टू mg, ठीक है। अगर इनका रेशियो ले तो tan 60 इक्वल टू 2g ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है 2g/r tan 60, और tan 60 होता है √3, तो 2g/√3r, 2g/√3r ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो एनएलएम फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof when a horizontal force is applied on the rope at some point. तो एक मास हंग है, ठीक है, 10 kg का, और इस पे आप इस रोप पे आप फोर्स लगा रहे हो किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो द रोप इज डिवेटेड एट एन एंगल 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रोप को लंबा बनाऊंगा, ठीक है, ताकि ड्राइंग थोड़ा क्लियर बने, ठीक है। तो आप सपोज जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे वो पॉइंट डेविएट होके यहाँ चल गया, है ना। यहाँ पे रोप थोड़ा लंबा मान लो, थोड़ा यहाँ लंबा बनाया हो, ठीक है, और यहाँ इक्विलिब्रियम में आ गया, और मास कितना डेविएट किया है एट एन एंगल 45 डिग्री एट द रूप डेविएटेड, तो डेविएशन है 45 का ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो एफ इस तरफ, इस पॉइंट पे अगर देखें हम लोग, इस पॉइंट पे एफ इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंशन इस तरफ लग रहा है, और इस पॉइंट पे यहाँ से भी एक टेंशन लग रहा होगा, लेकिन इस वाले पार्ट वाला टेंशन mg के बराबर है ना, mg, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 45 है, तो ये भी 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखें तो ये t cos 45 f, यहाँ t sin 45 और mg, ये इक्विलिब्रियम में है, ये डॉट भी या ये पॉइंट भी, ये नॉट भी इक्विलिब्रियम पे होगा, तो नेट फोर्स 0 कर दो, t sin 45 mg के बराबर, और t cos 45 f के बराबर, दोनों का रेशियो ले तो tan 45 इक्वल टू mg/f, tan 45 1 होता है, मतलब f इक्वल टू mg, m का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू 10 है, तो 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 न्यूटन, है ना। चलो एक काम करते हैं, टेंशन का वैल्यू निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक इक्वेशन फॉलो कर लो, जैसे ऊपर वाला फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन बन चुका है, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। टेंशन का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो टेंशन का वैल्यू आएगा आपका mg/sin 45, यानी √2 mg, ठीक है। mg 100 है, √2 1.414 होता है, तो 141 न्यूटन,
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रस्सी में टेंशन अलग है, इस रस्सी में टेंशन अलग है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, ये रस्सी में टेंशन अलग है, ये रस्सी में टेंशन अलग है। भले मासलेस रोप है लेकिन टेंशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown upward with an initial velocity v naught from the surface of earth. The motion of the ball is affected by a drag force which is equal to m gamma v square, where m is mass of the ball, v is instantaneous velocity and gamma is a constant. Time taken by the ball to rise to the zenith. zenith मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो बॉल को ऊपर फेंको v नॉट से, अर्थ के सरफेस से। मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मतलब वही फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स जो कि अपोजिट लगेगा टू वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉल को कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में? तो बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बॉल है मान लो, तो बॉल का मान लो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितना है, v अपवर्ड है, तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, वही क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स m गामा v स्क्वायर। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट m गामा v स्क्वायर। mg भी डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, दोनों फोर्स डाउनवर्ड है ना। अगर न्यूटन लॉ लिखेंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नेट फोर्स तो आपको हो जाएगा, दोनों डाउनवर्ड फोर्स है, तो माइनस mg, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी। याद रखना यहाँ पे v चेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो नेट फोर्स कांस्टेंट है, नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पे, तो डी बाई डी टी इक्वल टू इतना। ठीक है, यहाँ तक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो यहाँ से डी वी डिवाइडेड बाय जी प्लस गामा वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी। इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे 0 टू कैपिटल टी, और जब t इक्वल टू 0 था तब उसका वेलोसिटी कितना था, v नॉट था, क्योंकि इनिशियली आपको याद होगा उसको फेंके थे हम लोग t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से। ठीक है ना, और t इक्वल टू t पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, मतलब उस मोमेंट में वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन तो आपका माइनस टी दे देगा, है ना, और माइनस को अगर उधर ले ले तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, लिमिट इंटरचेंज करके, तो 0 v नॉट डी वी डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस था, माइनस को उधर लेते गए, लिमिट इंटरचेंज हो गया। ठीक है ना, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा इस फॉर्म में लेते आते हैं। फॉर्म क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी बाय गामा का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ऐसा फॉर्म लिखने क्या है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है, अब ये क्यों होता है वो तो मैथ्स का चीज़ है, आपको खाली इंटीग्रेशन याद रखना है, वो होता है एक्स बाय ए। ठीक है, तो इस फॉर्म में देख लो, ये कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ भी वही चीज़ है, और ये एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों का फॉर्म सिमिलर है, खाली एक्स कर ली वी है बस, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, tan इनवर्स ये वाला नंबर आया, और लिमिट क्या है, 0 वी नॉट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, 1 बाय ए भी होता है। ठीक है, 1 बाय ए tan इनवर्स, ठीक है, तो दिस इंटू 1 बाय ए, है ना। अब इसमें 1 बाय ए से डिवाइड करना है, ए तो इतना है यानी गामा जी। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये गामा है, ये जी है ना। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स गामा जी वी नॉट, और यहाँ पे गामा जी, यही है ना। ओके, यहाँ में मैं गामा कॉमन लिया था तो 1 बाय गामा भी एक आएगा, हाँ 1 बाय गामा भी एक आएगा, तो 1 बाय गामा भी है यहाँ पे।
ठीक है, ए में जब कॉमन लिया था यहाँ पे तो मैं भूल गया था, एक 1/गामा भी आएगा बाहर में। ठीक है, तो 1/गामा इंटू दिस, यहाँ पे गामा आ जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, 1/गामा जी tan इनवर्स गामा/जी V0, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैच करते हैं इसको। गामा जी यहीं पे है, tan इनवर्स गामा/जी V0, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो एनएलएम फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A block of mass 5 kg is pushed in case A, तो केस में ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, केस में ब्लॉक को पुल किया जा रहा है। ठीक है, फोर्स दोनों केस में 20 न्यूटन का है, तो यहाँ 20 न्यूटन से पुश किया जा रहा है, 20 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों केसेस में 0.2 है। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन इन केस बी एंड केस ए, तो एक्सेलरेशन इन केस बी निकालेंगे, एक्सेलरेशन केस से निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग काम करेंगे। ये जो एफ है, ये एफ को तो कॉम्पोनेंट में तोड़ते हैं, जो 20 है ना, 20 का वर्टिकल आ जाएगा आपका, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो 20 का वर्टिकल आ जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30 मतलब 10, और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 20 cos 30 मतलब 10√3। ठीक है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन पीछे आएगा, है ना, और एम जी डाउनवर्ड, एम जी कितना हो जाएगा, 5 है तो 50। ठीक है, और नॉर्मल ऊपर आएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स दोनों केस में हम लोग फ्रिक्शन का पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा म्यू इंटू, मतलब मूव कर रहा होगा तो वही आपका फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू के जी। ठीक है, म्यू कितना है 0.2 यानी 2 न्यूटन, है ना, तो फ्रिक्शन कितना है 2 न्यूटन। ठीक है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन म्यू के इंटू जी क्यों कर रहा हूँ, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। ठीक है, नॉर्मल पहले निकालेंगे, तो नॉर्मल यहाँ पे कितना है, एन प्लस 10 50 के बराबर है, मतलब नॉर्मल 40 होगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे 8 न्यूटन है ना। अब हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे, तो दिस एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस डिवाइड बाय मास, मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस इतना है। ठीक है, फर्स्ट केस में देखें, तो फर्स्ट केस में फिर से 20 को तोड़ेंगे, तो वापस 10 आएगा, और यहाँ 10√3 आएगा। ठीक है, 20 को भूल जाओ। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन इस तरफ, और नॉर्मल इस तरफ, और एम इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ इस केस में नॉर्मल 60 के बराबर है ना, पुश करने में नॉर्मल बढ़ जाता है, पुल करने में नॉर्मल घट जाता है। ठीक है, और फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे निकाले अगर, तो फ्रिक्शन फिर ऑफकोर्स काइनेटिक होगा, मूव हो रहा है, तो म्यू इंटू एन, म्यू है इतना और नॉर्मल है 60। ठीक है, तो 12 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना है 12। तो इसके लिए देखेंगे एक्सेलरेशन, तो कितना होगा एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, दिस माइनस 12 डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इन बी, एक्सेलरेशन ए पता चल गया, तो पी माइनस ए निकालेंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो आपका 12 माइनस 8/5। ठीक है, विच इज़ 4/5 मतलब 0.8, है ना। नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो एनएलएम फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए।